सभी को नमस्कार। आज एक विषय विशेष को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो विषय है कि 2047 तक हमारा देश कैसे विकसित हो। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए मंचासीन हमारे लोक पहल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बी.एल. आर्या जी, श्री विष्णु दरबारी जी, आदरणीय नीरज धनोरिया जी, हमारे बड़े भाई मित्र राघवेंद्र पाल सिंह जी और सभा में उपस्थित देवेंद्र दीवान जी, अनुभूति चौहान, हमारे प्रयागराज से आए डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, कबींद्र चौधरी जी, गुप्ता जी, और इस सब कार्यक्रम को दिल्ली में संवारने, संजोने और व्यवस्थित करने के काम को देख रहे हमारे लोक पहल के प्रतिनिधि, दिल्ली प्रदेश इकाई के प्रमुख युवा कार्यकर्ता आशुतोष तोमर जी और उपस्थित मित्रों, बहनों, भाइयों, हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए, हर व्यक्ति को समृद्ध करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से लेके आज तक उद्बोधन में, नीतियों में हमेशा प्राथमिकता दी गई और ये कहा गया कि ऐसा होगा। लेकिन जितने प्रयास हुए उतने ही परिणाम असंतोषजनक रहे। धीरे धीरे परिस्थिति ये बन गई कि 1991 में आते आते भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई कि बच्चा बच्चा ये जान गया कि देश का प्रधानमंत्री सोना बेच के देश चलाने की कोशिश किया है और देश में कुछ नहीं बचा है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारते सुधारते ये स्थिति बन गई कि एमए पास बच्चा ठीक से एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है। परिस्थितियां सुधारते सुधारते हमारे मित्र और दिल्ली में असंगठित मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहयोगी आनंद जी साहू जी का आगमन हुआ। उनका हम कार्यक्रम में करकल ध्वनि से स्वागत करते हैं। विलंब हम लोग भी हुए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देश की उन्नति के लिए जितने प्रयास हुए उतना देश अवनति की तरफ जाने लगा, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति भी जान गया जिसको दुनियादारी का बहुत ज्यादा भान नहीं हुआ करता था, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, मजदूर क्षेत्र का हो या नौकरी पेशा का सामान्य कार्यकर्ता हो। ये सब देखने से ऐसा लगा कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान हमारा है और उस संविधान के 4 पिलर कहे गए, जिनकी वजह से यह संविधान प्रभावी रूप से देश में इंप्लीमेंट है, क्रियान्वित है। वो 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इन चारों के सामंजस्य से हमारी सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था कुशलता से चल सकती है और हमारा संविधान संरक्षित और प्रभावी हो सकता है। धीरे धीरे लगने लगा कि इन चारों व्यवस्थाओं से भी त्रुटियां ऐसी होने लगी हैं जिसकी चर्चा हम लोग जनसामान्य में करने लगे हैं। कभी कभी लगता है कि विधायिका ने गलती की है तो आम जनमानस कहने लगता है कि बहुत गलत हो गया और ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसी में से अपना कोई कहता है कि कोई बात नहीं है, न्यायालय से अब हम इसका न्याय लेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। कभी कभी कोई ऐसा न्यायालय से आदेश हो जाता है तो हम कहते हैं कि न्यायालय में अन्याय हो गया, अब हम पत्रकारिता से उसको उठाएंगे और न्याय करवाएंगे। फिर हमको लगता है कि पत्रकारिता में वो विषय नहीं आ पाते जो हम लाना चाहते हैं। तो इसकी जब धुरी में गए तो ये पता चला कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता व्यवस्थित तभी चल सकती है जब व्यवस्थित पर्याप्त लोग देश में होंगे। व्यवस्थित पर्याप्त लोगों के लिए हमारे समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है और इसमें गिरावट का मूल कारण यह है कि अच्छे लोगों की समाज में कमी होती जा रही है। तो किसी को कहीं भी बैठा दीजिए, वो फिर हमें अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं दे पाएगा।
तो क्या किया जाए? अन्य सरकारों ने, ये मैं नहीं कह सकता है कि उसने प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हुए। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक विषय लिया कि जैसे हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, वैसे ही हमारे समाज के 4 नींव हैं, 4 स्तंभ हैं, युवा, मजदूर, किसान और हमारी महिलाएं। अगर इन चारों का उत्थान, इन चारों की परवरिश और इन चारों का सही ढंग से पालन होता है तो हमारे लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को चलाना बहुत आसान हो जाएगा और उसके लिए पर्याप्त योग्य लोग हमको मिलेंगे। तो हमको इनके उत्थान के लिए काम करना है। हमको क्या काम करना है? काम तो सरकार करेगी। सरकार कैसे करेगी? फिर वही समस्या आती है, सरकार बैठ के उनके लिए बेहतर से बेहतर नीतियां बनाएगी और हमको है कि वर्तमान सरकार बेहतर से बेहतर नीतियां बना रही है, लेकिन उन नीतियों के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गलती हो रही है, यह भी हम जनमानस को पता चल गया है। तो उन नीतियों के क्रियान्वयन में लोग पहल की पहल एक सहयोग का काम करेगी, सहयोगी संस्था के रूप में काम करेगी, ऐसा हम लोग हुए हैं और उसी पहल को करने के लिए यहां हम एकत्रित हुए हैं। अब कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि हम जा कहां रहे हैं और हो रहा है क्या। देखिए, घर में जब खाना नहीं रहता तो हम के यहां प्रतिस्पर्धा, परिश्रम और प्रयास घर में खाना हो इसका होता है, लेकिन जब खाना मिलने लगता है तो फिर हम क्वालिटी पे जाते हैं कि ये खाना हमारी क्वालिटी का नहीं है, उसको और भी क्वालिटी का किया जाए। फिर और व्यवस्थित होता है तो हम हाइजीन देखने लगते हैं। कहने का मतलब कि अच्छाई का भी कंपटीशन बढ़ता जाता है और जब खाना कम पड़ता है तो बुराई का भी कंपटीशन बढ़ता जाता है। आज हम अवनति की तरफ नहीं जा रहे हैं, उन्नति की तरफ जा रहे हैं और उसकी तरफ जाते समय जो आवाजें हमको उठती हैं वो हमारे उन्नति की मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए हमको चेताती हैं, न कि हमारा विरोध करती हैं। ऐसा विरोध हमको नहीं मानना चाहिए और तभी हम सकारात्मक भाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी गति से बढ़ पाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, 140 करोड़ से अधिक है। इस 140 करोड़ की आबादी में युवाओं की संख्या अनुमानित 37 करोड़ से अधिक हम मानते हैं। कहने का मतलब जो हमारी अच्छा, ये हम आंकड़ा निकाल के एग्जैक्ट आपको नहीं, मैथमेटिकली स्टैटिकली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी हमारे आपकी चीजें वेरी कर सकती हैं, तो उस पर हम नहीं, हम अनुमानित ही अपनी बात कह रहे हैं। युवाओं की जो 37 करोड़ से अधिक हम संख्या बता रहे हैं, ये टोटल आबादी का 27% से अधिक होता है। कहने का मतलब हमारे देश में 27% से युवा हैं और इन 27% से अधिक युवाओं में सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश भारत है और भारत में सबसे ज्यादा युवाओं वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार है। हम मजदूरों की तरफ अगर जाएं तो हमारे देश में 45 करोड़ के आसपास मजदूरों की गिनती हम करते हैं, लेकिन अगर 45 करोड़ मजदूर हमारे ठीक ठीक से हो जाएं तो देश की उन्नति होने लगेगी। लेकिन 45 करोड़ में दुर्भाग्य है कि 41 करोड़ से अधिक हमारे असंगठित मजदूरों की संख्या है जिनका कोई भी उत्थान की चिंता नहीं करता और जो डेली सड़क पे अपनी रेड़ी पटरी इधर से लगाते हैं
और उधर पुलिस भगाती है, उधर लगाते हैं तो उधर भगाती है। ये अधिक संख्या इनकी है जिनके लिए हमने कोई काम अभी तक नहीं किया था। अगर देश में किसानों की स्थिति आप देखें तो 10 करोड़ से अधिक परिवार, 10 करोड़ संख्या नहीं, 10 करोड़ से अधिक परिवार किसान हैं, जिनकी टोटल आबादी का 58% से अधिक आता है। और इन किसानों के कंधे पे पूरे देश के भरण पोषण का भार है। लेकिन उन किसानों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अपना भार वहन करने की स्थिति में नहीं थे, तो देश के लोगों का भार क्या वहन करेंगे। हम महिलाओं की बात अगर करें तो 48% से अधिक हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों की संख्या है देश में, और उनका देश के हित में क्या उपयोग हो रहा है, देश के लिए क्या काम हो रहा है, अगर उसकी स्थिति में जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि देश की अब तक की नीतियां उनका सदुपयोग नहीं कर पाई। और सदुपयोग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से वो, हमारा मानना है कि पुरुषों से अधिक समाज के लिए कुछ करने की क्षमता रखती हैं। हमारे समाज में एक बहस चली है, बातचीत होती है कि हमको महिलाओं को पुरुषों के बराबर करना है और बराबरी का दर्जा देना है। हमने व्यक्तिगत रूप से हमेशा इसका विरोध किया है कि महिलाओं पुरुषों की कोई बराबरी नहीं हो सकती, और महिलाओं पुरुषों को बराबर होने का कोई तरीका हमारे समझ में नहीं आता। क्योंकि जननी की, लक्ष्मी की बराबरी कभी किसी पुरुष से हो सकती है? जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हमारे हमेशा अग्रणी रही हैं, वो तो हमेशा हमारे लिए पूज्य रही हैं, बहन के रूप में, मां के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में भी हमेशा हम दाहिने ही रही हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारी बराबर हैं? वो तो हमेशा हम एक कदम हमसे आगे रही हैं। और अगर उनको जिस परिवार ने और जिस समाज ने एक कदम आगे रखा है, उनका परिणाम भी समाज के लिए सुखद रहा है, उनके घर परिवार की स्थिति भी बेहतर रही है। अगर हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये देखने को मिलेगा। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रंगराजन जी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के पूर्व अगर टोटल पे आप जाएंगे तो हमारे देश की गरीबी 38% से अधिक थी। लेकिन अगर 2014 के बाद आएंगे तो वो घट के 32% के आसपास हो गई है। तो देश का इंडेक्स कहता है कि गरीबी इन 10 सालों में घटी है। व्यक्तिगत चर्चा में हम कुछ भी कहें, लेकिन अगर गरीबी घटी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि शासन ने बहुत बेहतरीन कोई नियम कानून बना दिया है। हमारा मानना है कि शासन नियम कानून को क्रियान्वित करने में बेहतरीन भूमिका निभाई है। अगर जो हमारे क्रियान्वयन पार्ट को ठीक ठाक से किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमको परिणाम ठीक ठाक आएंगे। और अगर देश के बारे में हम सोचते हैं, इस तरीके के मंच पे बैठ के समाज के बारे में सोचते हैं, तो हमारी सोच बहुत संकीर्ण नैरो नहीं होनी चाहिए। हमको व्यापक हित में सोचना चाहिए। हमारा बेटा अगर अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अगर 1000 बच्चों को आज नौकरी मिली है, तो इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हमारे बेटे का नहीं हुआ, बेकार है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हमको ये भी देखना चाहिए कि 1000 को जो मिली है वो तो है ना। दूसरा, जो रोजगार के मापदंड थे, जो रोजगार के मापदंड हुआ करते थे, वो ये था कि कितने लोगों को नौकरियां मिली। मित्रों, पूरे देश की आबादी अगर 140 करोड़ से अधिक है, तो पूरे देश के ये रेहड़ी पटरी वालों को भी अगर हम नौकरी मान लें तो टोटल नौकरी की संख्या 5-6 करोड़ से अधिक नहीं है। अब ये बताओ कि 37 करोड़ से अधिक युवा हैं, जिसमें से अधिकांश रोजगार के लिए खड़े हुए हैं, और 5-6 करोड़ कुल नौकरियां हैं। तो अगर कोई कहता है कि यही रोजगार है, यही स्वावलंबन है, तो कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? लोग कहेंगे कि सरकारें बेवकूफ बना रही हैं।
हम कहेंगे कि हमारी सामर्थ्य ही नहीं बन पाई है सरकार की ये विचारों से या उनकी शिक्षा व्यवस्था से कि हम अपने को बेवकूफ बनता हुआ जो देख रहे हैं वो समझ पाए कि हम बेवकूफ कैसे बन रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमको स्वावलंबी बनाने के लिए जो तरीके हैं उसमें नौकरी सबसे अंतिम पायदान पे है। पहले नंबर पे है कि हम सक्षम बने, दूसरे नंबर पे है कि हम स्वरोजगार से युक्त हों, खुद अर्निंग के लायक बने, और तीसरे स्थान पे है कि हम समर्थ हों। जो समर्थ हो जाता है वही जो है नौकरी देने वाला बन जाता है, और जो नौकरी देने वाला बनने की कैपेसिटी आप में है तो नौकरी के लिए भागने से कुछ होने वाला नहीं है। और उस कंपटीशन में वो नौकरी लॉटरी बन गई। एक आदमी को मुश्किल से अगर खुलती है तो बाकी सारे लोग जो है उसके पश्चाताप के बोझ तले दब जाते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं। तो हमारा जो आज का ये उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि देश को समर्थवान हम तभी बना पाएंगे जब हम स्वतः समर्थवान होंगे, और स्वतः समर्थवान हम तब बन पाएंगे जब इन चारों विधाओं में जो हम, जिसमें से एक हम नहीं हैं बल्कि सब में हम जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने को परिवार मानते हैं तो हमारे ही परिवार में युवा भी हैं, हमारे ही परिवार में मजदूर भी हैं, हमारे ही परिवार में किसान भी हैं, और हमारे ही परिवार में महिलाएं भी। सब हमारे परिवार का अंग है। और अगर सबके विकास के बारे में हम सोचते हैं तो सबका विकास तभी संभव हो पाएगा जब वर्तमान सरकार के इन सारे जो है हमारे स्तंभ, जो युवा और मजदूर, किसान और महिलाएं हैं, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको विकसित करने के लिए, इनको समर्थ और सक्षम बनाने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का लाभ ये 100% पाने में सफल होंगे, तभी इनका उत्थान हो पाएगा। तो नीतियों से वो लाभान्वित हो, नीतियों से अवगत हो, यही इस कार्यशाला का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये हमारा जो है पहला कार्यक्रम है। इसके बाद हम इन चारों विधाओं पे अलग अलग पूरे देश में कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम करके ये लोग पहल ने ये संकल्प लिया है कि हम चारों विधाओं को सक्षम बनाने की सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति को अवगत कराएंगे, और अवगत कराने के बाद अगर उनको हमसे कुछ अपेक्षाएं होंगी तो उनका सहयोग भी करेंगे, और करके यह पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की नीतियों से, और वो भी सरकार की नीतियां जो उनको लाभ देने में सक्षम नहीं है, उनमें परिवर्तन कराने में भी हम अपनी महती भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा सब कुछ करके हम जब समर्थ भारत की ओर बढ़ेंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारा देश स्वावलंबी होगा, और जब देश स्वावलंबी होगा तो 2047 तो दूर है, उसके पहले ही हम दुनिया के अग्रणी देशों में हो जाएंगे। हमको कहीं से उधार नहीं लेना पड़ेगा, हम उधार देने वाले बन जाएंगे, उधार लेने वाले नहीं रह जाएंगे। हमारे देश के युवा पूरे देश में जाके उनको रोजगार लायक बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, उनसे रोजगार की अपेक्षा नहीं करेंगे। हमारे देश के किसान पूरे दुनिया को खिलाने वाले बनेंगे, उनसे अपेक्षा खाने की नहीं बनेंगे, और पूरा देश खुशहाल होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले और जीने वाले लोग हैं। दुनिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, और जैसे पहले कहा गया है कि हम सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया यही है और ऐसे ही बना जाता है, और निश्चित रूप से हम बनेंगे। और विश्व गुरु हम थे, दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाते थे, वैसे ही लीडरशिप हमारे देश के पास होगी। हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश के युवा, हमारे देश की प्रगति में सहयोगी हैं, हमारे बाधक नहीं हैं। अब तक जो लोग इसको बाधक के रूप में देखते थे, उनको हमें नहीं लगता कि चीजों की समझ ठीक से थी, वो तो थोड़े से में ही घबरा जाने वाले लोग थे। आज की शासन व्यवस्था वो बाधक नहीं है, बल्कि वो सब साधक हैं, और साधकों के बल पे हमको
प्रगति करनी है, उन्नति करनी है और आगे बढ़ना है, ऐसा विश्वास करते हैं और आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस न कह के अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन परम आदरणीय श्री नीरज दोनेरिया जी, विजय जी, दरबारी जी एवं PL आर्या जी और मेरे मंच के सामने बैठे सभी मातृशक्ति और दूर दूर से आए सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि भारत विकसित भारत 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट किया है कि जब हम अपनी शताब्दी मनाएं आज़ादी की, तो उस समय का भारत कैसा हो, उसकी विचार मंथन की श्रृंखला में आप सबने अपना समय निकाला। इसके लिए आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। बात भगवान राम की हो रही है, तो मुझे लगा कि रामचरितमानस, भारत का संविधान तो 1950 में आया, लेकिन रामचरितमानस तो हमारी परंपरा में कब से है ये तो शायद हम सबको खूबी ज्ञात है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि दैहिक दैविक के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इसका अर्थ है राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि ये रामचरितमानस की जो खूबसूरत पंक्तियां हैं, ये एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि हम सबने सुना है कि राम राज्य में कैसा होता था। तो ये एक आदर्श परिकल्पना है किसी देश की, किसी राष्ट्र की, कि अगर हम विकसित हों तो किस तरह का भारत हमें चाहिए। इसी फ्रेमवर्क में बहुत विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई। समय बहुत हुआ है, मैं बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य में मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं बात बता पाऊं, आपको अपने विचार शेयर कर पाऊं। 2047 का भारत 24 साल है, अभी 23 साल, मैं 65 साल का हो जाऊंगा उस वक्त अगर जीवित रहा तो। आप में से बहुत सारे लोग 70-75 के होंगे, कुछ लोग 80 साल के भी होंगे, कुछ नौजवान भाई बैठे हैं, कुछ 40 साल के भी होंगे। तो उस सदी में जब हम पहुंचेंगे तो ओल्ड एज पॉपुलेशन जो हम अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारी युवा हैं भारत में, बिल्कुल सही है, युवा भी होंगे, लेकिन हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी, अराउंड 20-22% ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो क्या हम ऐसा भारत चाहेंगे जहां पे हमारे वृद्ध लोगों की कोई केयर ना करे? तो ओल्ड एज पॉपुलेशन एक किसी वर्ग के लिए समस्या हो सकती है, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अर्थव्यवस्था के लिए। अभी एक रतन टाटा जी का स्टेटमेंट आया था कि 90,000 करोड़ का बिजनेस वो देख रहे हैं। ओल्ड एज जो हमारी पॉपुलेशन होगी, उनकी टेक केयर करने की जो इंडस्ट्री होगी, उसमें 90,000 करोड़ का बिजनेस एक क्रिएट हो सकता है। और उन्होंने इस दिशा में, आप सभी को शायद कुछ लोगों को ज्ञात होगा कि रतन टाटा जी ने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ऑलरेडी स्टार्टअप में उन्होंने पैसा लगाया है, जो सिर्फ ओल्ड एज पॉपुलेशन की देखभाल करने के लिए, उसको उनकी क्या जरूरतें होंगी, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित क्या जरूरतें होंगी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या जरूरतें होंगी, उनको टेक केयर करने के लिए किस तरह की जरूरतों की आवश्यकता होगी, उसको टेक्नोलॉजी से कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। 90,000 करोड़ का उनका अनुमान है और मुझे लगता है इससे ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी है। तो ये समस्या नहीं होगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम इस विषय में ध्यान दे पाए अभी से। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो हमें लगता है कि ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है, हम जहां से आते हैं, और ये किसी छुपा भी नहीं है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में जब गर्मियां आती हैं तो पानी की किस तरह से किल्लत होती है। अभी बेंगलुरु से खबरें आ रही हैं कि पानी की कितनी बड़ी समस्या है वहां। लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां ये चिंता कर रही हैं कि अगर बेंगलुरु में यही समस्या रही तो मल्टीनेशनल कंपनियों को शिफ्ट करना पड़ेगा वहां से, और बेंगलुरु से शायद हैदराबाद की तरफ निकले वो। तो पानी की समस्या 2047 में हमें ये विचार करना होगा अभी से कि अगर हम विकसित भारत चाहते हैं कि पानी की समस्या को हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पहले प्रोजेक्ट चला था, एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की तरफ देखें, क्योंकि पानी कहीं पे बहुत ज्यादा है, किसी राज्य में बहुत ज्यादा समस्या है। तो एक वो है। वाटर कंजर्वेशन पर हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे पानी जो आ रहा है हम कैसे उसको कंजर्व कर पाए।
आप चेन्नई में पानी की समस्या है, चेन्नई प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अभी वो भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी और पानी की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। क्या हम 2047 में ऐसा सोच सकते हैं कि हम इतना अच्छा अपना जल का प्रबंधन कर पाए कि हम जो वाटर की क्राइसिस है उसको हम वाटर एक्सपोर्ट के कंट्री के रूप में हम देख सकें? क्योंकि विश्व स्तर पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सिंगापुर की एक हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सिंगापुर ने कैसे पानी की समस्या को अपॉर्चुनिटी बना के उन्होंने कैसे समुद्र के पानी को साफ करके, इजराइल हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज 2047 जब हम पहुंचेंगे तो गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या, कूड़ा करकट हम सभी को ज्ञात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और बाकी जगहों पे हर सिटी में कूड़ों के पहाड़ नजर आते हैं हम सभी को। तो इस समस्या को 2047 में हम कैसे चैलेंज करें, क्योंकि 2047 का अगर विकसित भारत चाहते हैं तो ये जो कूड़े कचड़े के जो पहाड़ हैं वो शायद हमें नहीं दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या समस्या का समाधान है, हम इसकी तरफ हमें सोचना पड़ेगा हम सभी को। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो रिसाइकलिंग का काम है। हम रिसाइकलिंग की तरफ एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, एज ए देश हम बहुत पीछे हैं। हमें अभी यही पता नहीं कि गीले कचड़े को और पक्के कचड़े को कैसे हम अलग कर सकते हैं। इसकी तरफ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नो वेस्ट या नो गार्बेज कंट्री का हम टारगेट रख सकते हैं 2047 में, और इस दिशा में हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमें एक्चुअली व्यवहार में परिवर्तन चाहिए। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि हम अभी एक पेन यूज करते हैं। पहले हमें याद है हम सारे लोग, हम जब बचपन में होते थे तो हम इंक यूज करते थे रिसाइकलिंग के लिए, कि सेम पेन को हम कैसे 10 साल यूज कर सकते हैं, 5 साल यूज कर सकते हैं। आज के टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम यूज एंड थ्रो पे आ गए, यूज किया फेंक दिया। हार्डली इस पूरे भवन में जितने लोग बैठे हैं 2% लोग होंगे जो रिफिल की बात करते होंगे कि मैं इसमें रिफिल डाल के मैं चलाऊंगा इसको 2 साल। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी चीजों में आप देखिए, मोबाइल्स देखिए, टीवी देखिए, रिपेयर इंडस्ट्री हमारी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमें लग रहा है कि सस्ता माल अवेलेबल, हटाइए इसको, फेंक दीजिए, दूसरा लेके आ जाइए। लेकिन आने वाले समय में हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे रिसाइकल चीजें करें। प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है तो उसके कैसे स्पेयर पार्ट्स को यूज करके हम दूसरा एक पार्ट्स बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिसाइकलिंग बिजनेस में, कि अगर हमें जीरो वेस्ट और जीरो डिस्पोजल एक इमेजिन करना है हमें अपने देश में, कि ये कूड़े के पहाड़ न बने, तो हमको ये आदतें हमारे व्यवहार में लानी होगी कि कैसे हम रिसाइकलिंग और रीयूज को हम करें। हमें तो याद है कि हम जब छोटे थे तो कपड़े बड़ा भाई पहनता था तो वो कपड़े दूसरा छोटा भाई भी पहनता था, और वो कपड़े खराब होने के बाद में उसकी दरिया भी बनाई जाती थी। लेकिन अब वो कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो हमें पुराना अपने परंपराओं की तरफ भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम उन परंपराओं से लर्न करके हम भारत को एक विकसित भारत 2047 में बना पाए। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज हम सभी पढ़ रहे हैं, जो भी अखबारों में जो विद्यार्थी हैं, जो यंग जनरेशन है, वो देख रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री जी बार बार बात कर रहे हैं डीप फेक की एक बहुत बड़ी समस्या है, कि वीडियो किसी को मॉर्फ करके आप पकड़ा दीजिए समाज में। और अभी जिस तरह का हमारा समाज है वो बड़ी आसानी से, हम फॉरवर्ड जनरेशन है, व्हाट्सएप पे आया फॉरवर्ड कर दिया, ट्विटर पे आया फॉरवर्ड कर दिया, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि ये जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसको हम वेरीफाई कर लें। लेकिन कोई वेरीफाई नहीं करता है। हम सभी 90% लोगों का यही एक आदत है कि आया और वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया हमने। तो एआई का चैलेंज है बहुत बड़ा, और एआई का चैलेंज कैसे है कि जॉब लॉसेस भी है। आज आर्टिकल्स आ भी रहे हैं अखबारों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मशीन लर्निंग है या जनरेटिव एआई इंटेलिजेंस है वो कैसे नौकरियां खत्म कर रही है। हम नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने इतना बड़ा यूथ वर्ग है उसको कैसे नौकरियां दें। तो नौकरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है। तो सरकार में तो व्यवस्था, सरकारी तंत्र जो है वो छोटा होते जा रहा है। जो नौकरियां पहले होती थी, कभी कभी वैकेंसी, मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम मैंने निकाला 2008 में, उस टाइम में वैकेंसी 900 1500 वैकेंसी आती थी। आज ग्रुप ए में वैकेंसियां 700 600 500 रह गई। तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए वेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरफ ट्रांसलेशन का एक नौकरी होता था पहले, आपको ट्रांसलेट करना है कोई बुक हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से गुजराती, तो आपको लोग लगते थे और उनको पर आवर के हिसाब से वेजेस मिलता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस चीज को चुटकियों में कर दिया है।
10 मिनट में पूरी बुक की बुक आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में, या इंग्लिश से आपको किसी भी और भारतीय लैंग्वेज में चाहिए बुक ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है। तो उस एरिया में नौकरियां खत्म हुई हैं, लेकिन दूसरे एरिया में जनरेटिव एआई इंटेलिजेंस है, वहां पर नौकरियां बढ़ रही हैं। आज बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको जरूरत है स्किल्ड लोगों की, लेकिन वो स्किल्ड लेवल अवेलेबल नहीं है इंडिया में भी। साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एरिया खुल रहा है, तो वहां पर नौकरियां होंगी। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने यूथ को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हर दिन लर्न करना है नया नया स्किल। एक बार पढ़ लिया आपने, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद में हो गया बस नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। अब आने वाले समय में हमें यह देखना होगा कि हम अपने स्किल को बार बार बढ़ाते रहें, नए नए स्किल सीखते रहें, जिससे कि हम इररिलेवेंट ना हो जाएं आज के जमाने में। या 2047 जब भारत आएगा तो उस टाइम पे हम ऐसा ना हो जाए कि हम रेलिवेंट हो जाए कि हमारे पास में वो नॉलेज ही अवेलेबल नहीं। दूसरी समस्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की है। हम देख रहे हैं दिल्ली में कि कितनी पॉल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या है। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, मेरा छोटा बेटा यहाँ पैदा हुआ है, कोई हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कभी ऐसा नहीं होता कि उसको खांसी की समस्या ना हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। 2047 में तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के 26 साल 26 साल के बाद में क्या स्थिति होगी। तो हम सभी को एज ए समाज, एज ए देश, हमें ये सोचना होगा कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन चाहिए, ग्रीन लाइफ साइकिल को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत है इस सेक्टर में। दूसरा नया जो सेक्टर खुल रहा है अभी 2047 में, हम गर्व कर सकते हैं कि शायद हम विश्व की सबसे बड़ी स्पेस पावर होंगे। अभी कल ही आपने देखा कि डीआरडीओ ने, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है साइंटिस्टों को कि एक मिसाइल छोड़ी है कल, जिसमें एक मल्टीपल टारगेट्स, एक ही सेम मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि 2047 से पहले हमारा स्पेस जो ISRO है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए स्पेस में जिसको यूज करके हम इंटरप्लेनेटरी मिशन की तरफ हम मूव कर सकें? ये बिल्कुल संभव है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिस तरह के युवा हमारे पास हैं, कि हम स्पेस विज्ञान में हम इतने आगे हो जाएं कि विश्व की सबसे बड़ी पावर आज भी है। मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कॉस्ट है वो विश्व में सबसे कम कॉस्ट पे हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। और आज हम यूरोप के, नासा के, इनफैक्ट अमेरिका के बहुत सारे सैटेलाइट हमारे भारत से लॉन्च हुए हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और आगे 2047 में मुझे लगता है कि हम और इस दिशा में काम कर पाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा सेक्टर खुल रहा है आगे इनोवेशन फील्ड में, क्योंकि अभी तक हम पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी लेके हम उनको यूज करते आए हैं। हमने इन्फोसिस बनाया, हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बनाया, लेकिन हमने कोई ऐसी लैंग्वेज नई ईजाद नहीं किया आज तक। तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे चिप के प्लांट्स की प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। तीन कंपनियों से एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, और उसमें से 2 गुजरात में, शायद एक उत्तर प्रदेश में आने वाली है फैक्ट्री। तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम आगे 2047 तक, मैं जहां तक देख सकता हूं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेक्टर इस सेक्टर खुलेगा, जिस सेक्टर में हमें नौकरियां भी हम लोगों को दे सकते हैं। इनोवेशन का बहुत बड़ा सेक्टर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक बहुत बड़ी, जो विश्व में आज के टाइम पे चाइना और अमेरिका है, हमें लगता है कि आगे 2047 में भारत सबसे बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहां पे हम मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स हम फाइल कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ सर्विसेज, ये सब चीजें मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो पॉलिसी आ रही है हमारे सामने भारत सरकार की तरफ से, इसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा बहुत। हमारे यूथ आज के टाइम हम देख रहे हैं कि कोटा में कैसे बच्चे जा रहे हैं 12th की तैयारी करने, और IIT का एग्जाम नहीं निकलता तो सुसाइड कर ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो IIT में एडमिशन हो गया है वो सुसाइड कर ले रहे हैं कि उनके सेमेस्टर में मार्क्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें 2047 तक हमें ध्यान देना होगा कि कैसे इस सेक्टर को हम थ्रेट की जगह अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिटेशन, जहां तक हम बहुत, हमारी तो एक्सपर्टीज अवेलेबल है विश्व में, कैसे हम स्पिरिचुअल टूरिज्म को, योगा को और रिलीजन को कैसे हम अपना हथियार बना सकते हैं। मुझे अभी कल मैं एक पढ़ रहा था, एक साधना ऐप है जिन्होंने एक सर्वे किया। साधना ऐप बहुत ही रिलीजियस चीजों को प्रमोट कर रहा है। उन्होंने एक सर्वे किया कि 85% जो यूजर हैं साधना ऐप के, वो किसी दूसरे से, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको जो यहाँ पे अच्छा अनुभव हुआ है, क्या आप इसको अपने साथियों से शेयर करेंगे, 85% लोगों ने बोला कि नहीं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि हम यूथ हमारा बहुत तेजी से बाकी दिशा में बढ़ रहा है,
लेकिन एक तरफ ये भी है कि हम अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसको दूसरे को बताने में शर्म आती है हमें। तो हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। ये सब हमारे बुजुर्ग और जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने यूथ को ये बता पाए कि धर्म गर्व करने की बात है, क्योंकि धर्म में डेफिनेटली, हर धर्म में कुछ कुछ बुराई है, लेकिन बहुत अच्छाई बहुत है, जिसका हम उपयोग करके हम बहुत आगे निकल सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट में मैं बस एक भगवत गीता का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत अच्छा श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो मैं इस उम्मीद से कि हम, समस्याएं बहुत हैं देश में, लेकिन उम्मीदें भी बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी भी बहुत हैं। जैसा मैंने थोड़ा छोटा एग्जाम्पल बताया, 2047 में जब भारत विकसित हो, तो उसके लिए हम जहां पे हैं, हम जो कैपेसिटी हमारे पास है, हम उसमें काम करें, सही डायरेक्शन में काम करें, तो मुझे लगता है कि हम जरूर, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम फिर से विश्व गुरु न बन पाए। हमें याद है, हम बहुत सारे लोग जहां बैठे हैं, LML वेस्पा, बजाज वेस्पा का अगर आप ऑर्डर करते थे 15 साल में आता था। 250 रुपए का पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोलना पड़ता था और वेस्पा मिलता था 15 साल के बाद। तो आज हम उस समय से, आज हम ऐसे समय में हैं कि आप जाइए शोरूम में और पैसा दीजिए और गाड़ी लेके आ जाइए। तो हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन और आगे जितनी जो मैंने चैलेंजेस कुछ बताए, उसको अगर हम ठीक से उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम 2047 से पहले ही हम विकसित भारत बन जाएं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना शांति से मुझे सुना, और विजय जी का धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और अपने विचार आपसे शेयर करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।